नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर समय और मैं संजय शर्मा। इस वक्त हम मौजूद हैं मैनाक टूरिस्ट लॉज के सभागार में और मेरे साथ उपस्थित हैं जो व्यक्ति, उनका परिचय मैं दे दूं आपको। वैसे तो ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। इनका नाम है विवेक गुप्ता। और विवेक जी नमस्कार। विवेक गुप्ता के बारे में मैं थोड़ा सा संक्षेप में बता दूं। विवेक जी खुद एक पत्रकार हैं, सन्मार्ग हिंदी डेली के संपादक हैं और साथ ही साथ पूर्व राज्यसभा सांसद भी है। और आज ये यहां एक खास मकसद से आए हैं। वह मकसद है हिंदी तृणमूल कांग्रेस का हिंदी प्रकोष्ठ के संबंधित बातों के साथ इनके जो लोग हैं इनके साथ एक मीटिंग करना। और इनका और क्या इससे मकसद है या क्या उद्देश्य है जिसके बारे में ये यहां पर आकर मीटिंग कर रहे हैं या बातचीत कर रहे हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। विवेक जी नमस्कार। विवेक जी, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूंगा कि आप इतने सालों के बाद पहली बार सिलीगुड़ी में आए हैं। मुझे जहां तक याद है कि लगभग 5 वर्षों के अंतराल में पहली बार आप आए हैं। नहीं, आपकी जानकारी गलत है। मैं इस साल आया था जनवरी में और मैं साल में 3-4 बार आता रहता हूँ सिलीगुड़ी। नहीं, पब्लिक मीटिंग के तौर पे आप पहली बार आए। पब्लिक तो देखिए, जहाँ पब्लिक का प्रेम है, पब्लिक बुलाएगी तो पब्लिक में जाते हैं। नहीं तो यहाँ मारवाड़ी समाज है, बिहारी समाज है। और इनफैक्ट 2019 में तो मैं 2 दिन यहाँ था, 2 या 3 दिन यहाँ था, क्योंकि मैं कैंपेनिंग भी कर रहा था। यहाँ एक बहुत फेमस मंदिर है, वहां भी मैंने सभा की थी। उत्तर बंग मारवाड़ी भवन है, वहां मैंने कैंपेनिंग की थी। मैं आता रहता हूँ। सब मुझे यहाँ से बहुत प्रेम और यहाँ के लोगों को मुझसे बहुत प्रेम है। तो यही प्रेम कहीं ना कहीं विवेक जी आपको यहां तक लेकर आया है अपने हिंदी प्रकोष्ठ के माध्यम से। तो अब क्या आशाएं हैं आपको इस हिंदी प्रकोष्ठ से? खासकर जब अगर मैं बात करूं पूरे बंगाल में, अगर प्रतिशत के तौर पर देखा जाए तो 7 से 8 या 9% के आसपास हिंदी भाषी हैं। हिंदी भाषा भाषी 10% से ज्यादा है। 11 करोड़ की जनता मानी जाती है पश्चिम बंगाल की, उसमें 1.25 करोड़ हिंदी भाषा भाषी हैं। और इसमें करीब 65 लाख वोटर है, जो कि हमारे 6 करोड़ वोटर। तो ये अब 10% से ये संख्या थोड़ी ज्यादा हो गई है, बढ़ गई है। और संख्या में नहीं है, मगर ये एक ऐसी ग्रुप है, ऐसा ग्रुप है जो यहाँ पे सिर्फ भाषा के रूप में अगर, मगर कर्म मन धन सबसे बंगाली, मगर भाषा के रूप में हम लोग बांग्ला भी बोल लेते हैं, मगर हमारी मातृभाषा बांग्ला नहीं है। तो खाली भाषा अलग है, इसलिए हमारी एक पहचान अलग बनी हुई है। अदरवाइज हम लोग हर मामले में बंगाली, मगर कहीं ना कहीं ऐतिहासिक तौर में हम लोगों के साथ वो सम्मान नहीं हुआ, वो भाव नहीं हुआ जो होना चाहिए था। कब से नहीं हुआ ये सम्मान? आपको क्या लगता है? ये सीपीएम और उसके पहले के वो है। दीदी ने आने के बाद तो बहुत काम किया। दीदी ने आने के बाद ये जो गैप था उसको बहुत कम किया। चाहे हिंदी मीडियम स्कूल्स हो, हिंदी मीडियम कॉलेजेस हो, हिंदी यूनिवर्सिटी हो, हिंदी में क्वेश्चन पेपर हो 10 और 12 के लिए, कॉलेज लेवल पर आंसर स्क्रिप्ट लिखने वाला बात हो। और भारत का दूसरा हिंदी महाविश्वविद्यालय जो है कलकत्ता के पास हावड़ा में बनने जा रहा है। ये मोदी जी 6 साल में नहीं कर पाए और बाकी स्टेट्स नहीं कर पाए, वह दीदी ने कर दिखाया। और आपको जान के बहुत खुशी होगी कि कल ही वहां के जो वाइस चांसलर है उनकी नियुक्ति हो गई है। और वाइस चांसलर की नियुक्ति का अर्थ आप समझते हैं कि अब कॉलेज की गतिविधि और यूनिवर्सिटी की गतिविधि जो है बहुत तेजी से आएगी। तो यह तो हुई यूनिवर्सिटी से रिलेटेड बातें, जो कि महानगर की बात हुई। यहां जब आप आए हैं तो आपको क्या लग रहा है कि इस जगह के लिए और क्या क्या ऐसे आपके पास तो इनपुट्स होंगे कि यहाँ हिंदी भाषियों के लिए क्या क्या आवश्यकताएं हैं? देखिए, नॉर्थ बंगाल एक बहुत गंभीर इलाका है। पिछले बार चुनाव में हमारे रिजल्ट खराब हुए थे। साथ ही साथ ये बहुत इंटरेस्टिंग इलाका भी है। यहाँ चाय बागान एक तरफ मजदूर हैं, तो सिलीगुड़ी का एकदम एक अर्बन इलाका जो एकदम ट्रेडिंग माना जाता है। तो इन सब लोगों की समस्या एक नहीं हो सकती है। जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि शेड्यूल ट्राइब के सर्टिफिकेट से मिलने से लेकर डोमिसाइल वाली प्रॉब्लम आ रही है, पट्टे, जमीन के पट्टे को लेकर इश्यूज आ रहे हैं। तो ये इश्यूज आज कुछ नए हैं, कुछ आज तक हम लोगों ने इतने ध्यान से, इतने डिटेल में नहीं। हम लोग गवर्नमेंट ऑफिसेज में भी क्या है, वो जाते थे, उनको 2 टूक जवाब मिलता था, वापस आ जाते थे। मगर अब पार्टी उनके लिए लड़ेगी, क्योंकि ये समस्या किसी एक संजय या किसी एक विवेक की नहीं है, ये समस्या पूरे कुनबे की। तो अब इसका समस्या का कोई ना कोई समाधान निकालना पड़ेगा। तो ये इंटरेस्टिंगली ये हम लोगों को चीजें पता चल रही। हम चाहते हैं हमारे जो 1.25 करोड़ हिंदी भाषा भाई बहन हैं,
ये पश्चिम बंगाल सरकार बहुत सारे स्कीम दे रही, स्वास्थ्य साथी जैसे अभी चालू किए, तो इन सभी स्कीम का लाभ दिखा रहे, क्योंकि सरकार भेदभाव नहीं करती। सरकार अगर कोई स्कीम दे रही तो सबके लिए दे रही है। तो वो स्कीम का हम चाह रहे हैं कि सरकार पश्चिम बंगाल का हर वो नागरिक जो यहाँ का नागरिक है वो उसका पूरा पूरा लाभ उठाए। ये बात सही कही आपने कि सरकार जो भी सेवाएं देती है या जो भी योजनाएं चलाती है उसका लाभ सबको मिलना चाहिए। स्पष्ट रूप से अगर एक बात करें हिंदी भाषियों को लेकर जब भी बातें होती है, किसी भी विशेष समुदाय को लेकर बातें होती है, तो इलेक्शन के समय में क्यों होती है? ये लोगों का कहना है कि इलेक्शन के टाइम पे क्यों होती है, उससे पहले क्यों नहीं होती? नहीं, देखिए क्या है, इलेक्शन भारतवर्ष में आते जाते रहेंगे। हर गतिविधि को अगर आप इलेक्शन से जोड़ेंगे तो हर समय कुछ ना कुछ ऐसा गतिविधि होगा जिसको आप किसी न किसी इलेक्शन से जोड़ सकते हैं। मान लीजिए आज ये इलेक्शन खत्म होगा, फिर कॉर्पोरेशन चुनाव होंगे, देखते ही देखते कुछ पंचायत इलेक्शन आ जाएंगे, देखते ही देखते फिर लोकसभा चुनाव आ जाएंगे। पार्टी का काम चलता रहता है। 2019 में पार्टी ने एनालिसिस किया और लगा कि ये एक बहुत बड़ा समुदाय है, एक बहुत बड़ा ग्रुप है, जिसकी आवाज सुनने का एक फॉर्मल मैकेनिज्म होना पार्टी में बहुत जरूरी है। एक फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन इसी के लिए लॉन्च किया। इसके पहले ऐसा नहीं था कि काम नहीं हो रहा था या बातचीत नहीं हो रही थी या लोग नहीं सुन रहे थे। हमारे यहाँ बहुत सारे हिंदी भाषाभाषी नेता हैं। मैं राज्यसभा में भेजा गया था 2012 में, तो पार्टी सुनती है, बात कर रही है, वो कर रही है। हमारे जो बंगाली नेता भी हैं वो भी हम लोगों को बहुत स्नेह और प्रेम से देखते हैं। उनके लिए हम लोग दो आंख के बराबर है, कोई अलग नहीं है एक दूसरे से, शरीर का टुकड़ा है। मगर फॉर्मल रूप से अगर आप कहेंगे तो इसका गठन हम लोगों ने बहुत सोच विचार के किया। पैंडेमिक और लॉकडाउन के कारण बहुत सारी चीजों को प्रायोरिटी में हम लोग नहीं ले पाए थे। फिर अब उसको जैसे जैसे चीजें ईज आउट होती गई हम लोगों ने प्रायोरिटी में लिया और काम किया। सिलीगुड़ी आने में थोड़ी देर जरूर हुई, क्योंकि यहाँ 2-3 बार हमको प्रोग्राम पोस्टपोन करना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे आज लोग ज्वाइन कर रहे थे या जो वो रहे थे, कहीं सबसे कोऑर्डिनेशन करना जरूरी था। मैं 24 डिस्ट्रिक्ट कवर कर रहा हूँ पूरे बंगाल में, तो उसमें थोड़ा थोड़ा समय लग रहा है। बट आज मैं बहुत खुश हूं कि आज मेरी पूरी टीम यहाँ पर है और अब ये लोग आगे जाके 1 और 1 11 की तरह तेजी से फैलेंगे। कितने लोग अभी आपके अंडर में काम कर रहे हैं इस संगठन, इस प्रकोष्ठ को चलाने? मेरे अंडर में कोई भी नहीं काम कर रहा है, सब मेरे भाई हैं, सब मेरे कोलीग्स हैं। हमारे पार्टी में एक लीडर है ममता बनर्जी और हम लोग सब उनके नीचे वर्कर हैं। आप काफी अच्छे जवाब दे रहे हैं और क्योंकि आप खुद एक पत्रकार हैं तो बातों में उलझना थोड़ा मुश्किल है आपको उलझाना। लेकिन मैं एक स्पष्ट तौर से एक चीज और जानना चाहूंगा कि सिलीगुड़ी कलकत्ता के बाद एक जो शहर है वो है सिलीगुड़ी, जो काफी हाईलाइटेड है और चाहे वो राजनीतिक तौर पे जाना जाए, देखा जाए या फिर इकोनॉमी के हिसाब से देखा जाए, सभी तौर पर अगर आप देखें तो विकास की गति में सिलीगुड़ी काफी आगे है और इसमें योगदान कहीं ना कहीं हिंदी भाषियों का बहुत ज्यादा है, जिस तरह कलकत्ता में है। तो यहाँ के जो व्यवसायी वर्ग है या जो हिंदी भाषी के अपर वर्ग है, उनके साथ भी आपकी कुछ बैठके या कुछ इस तरह की उनकी समस्याओं को सुनने का है? मैं हर तरह के ग्रुप से मिल रहा हूं। आज एक दिन के लिए आया हूं, कल मैं मालदा, रायगंज और बालूरघाट उस सब इलाके में जा रहा हूं। और संजय भाई को हमने कहा है कि जब जब जैसे जैसे प्रोग्राम बनता जाए आप बताते जाइएगा, मैं आता रहूंगा। जिन वर्ग की आप बात कर रहे हैं मैं उनसे कांस्टेंट टच पे, फोन पर और दूसरे तरीके, वो लोग कलकत्ता आते तो भी मिलता हूं, मैं यहाँ आता तो उनसे मिलता हूं। आज सुबह भी मैंने कुछ मीटिंगें की हैं। तो ये बातचीत का सिलसिला हमेशा जारी रहेगा, बातचीत होती रहेगी। कुछ चीजें उनको हम लोग समझा नहीं पाते ठीक से, मैं आता हूं तो मैं ठीक से समझा पाता हूं, शायद बाकी लोगों को उतनी जानकारी नहीं होती है। जैसा कि मैंने आज ही किसी ने कहा मुझे, एक हमारे सज्जन ने कहा कि यहां से पलायन हो रहा है, ब्रेन ड्रेन हो रहा है। तो हमने बोला अच्छा कहाँ जा रहे हैं ब्रेन ड्रेन? बोला नहीं हमारे बच्चे बाहर जा रहे हैं। तो बोले कहाँ जा रहे हैं? बोला इंडिया के बाहर जा रहे हैं, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर जा रहे हैं। तो मैंने कहा उनको कि भाई आपने बच्चों से समझा कि वो क्यों जा रहे हैं, चाह रहे हैं? तो वो थोड़ा आश्चर्यचकित हो गए। हम बोले भाई वो 4 साल कॉलेज लाइफ एंजॉय करना चाहते हैं, अपने माँ बाप अपने घर से दूर, क्योंकि कॉलेज लाइफ का एक अपना अंग होता है, एक अलग वो होता है। अगर वो घर में रहेंगे तो आप पूछेंगे भाई टाइम पे खाना खाया, उस टाइम पे सोया नहीं सोया। तो क्या आपने इन सब पहलुओं के बारे में सोचा कि वो इसलिए भी बाहर जा रहा है?
क्योंकि अगर वो लॉ पढ़ने जा रहा है बैंगलोर नेशनल लॉ स्कूल में, तो उससे ही टक्कर के या उससे ही, और माधव मेनन जो जिसने NLSIU की स्थापना की थी, उन्होंने ही वेस्ट कलकत्ता में नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जुडिशियल साइंस NUJS की स्थापना की थी, जो कि आज के दिन NLSIU की टक्कर के या उससे बेटर इंस्टीट्यूट माना जाता है। मतलब एक उदाहरण के रूप में बताया, IIT हमारे यहां भी है, IIT दिल्ली में भी है। कौन से IIT में आपका एडमिशन हो रहा है ये हमारे हाथ में नहीं है। तो ये है कई चीज की, ये आप मुझे ये बताइए कि अगर बच्चों के लिए यहाँ पर एडिक्वेट कॉलेज नहीं है या इंस्टीट्यूट नहीं है, ये काम सरकार कर सकती है। पर अगर आपके बच्चे डिसाइड कर ले बाहर जाने के लिए, ये काम में सरकार शायद मदद नहीं कर सकती। इस माइंडसेट में सरकार मदद नहीं कर सकती, ये बात अब तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो वाद विवाद नहीं है, वार्तालाप हो रहा है। चाय बागान के लिए भी कुछ सोचा है आप लोगों ने? चाय बागान के लिए तो भाई दीदी हमेशा कार्यरत रहती, जब यहाँ आती है उनके मजदूरों के साथ मिलना जुलना, मीटिंग करना। हमारा उद्देश्य बड़ा क्लियर है, कोई भी चाय बागान अगर बंद है तो हम लोग पूरी कोशिश कर रहे कि वो खुले बंद हो, या तो अगर भाई मालिक लोग नहीं चला पा रहे हैं तो उसके लिए हम लोग खोज रहे हैं, अमित दा की टीम खोज रही है कि कोई अल्टरनेट आदमी आए, उसको ले और चलाए, ताकि मजदूरों को काम मिले, नौकरी मिले, घर मिले। चाय बागान में जो मजदूर हैं उनको ये जो घरे द्वारे हमने कैंपेन चालू किया, ये उनके यहाँ घरों में जाए, उनको भी वो सारे बेनिफिट मिले, भले उनको चाय बागान में वो बेनिफिट मिल रहे हो चाहे नहीं मिल रहे हो। उसके अलावा ये चाय बागान में इनकी जीवन को और कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, और ये जो हमारा दार्जिलिंग का चाय है जिसका पूरे विश्व में ख्याति है, इसको और कैसे हम लोग इंपैक्ट बना सकते हैं, इसको और कैसे बेटर बनाया जा सकता है, इसके लिए भी गवर्नमेंट काम कर रही है। जहां तक पार्टी का सवाल है, चाय बागान के मजदूरों के साथ हम लोग रेगुलर टच में हैं, उनको हर सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। जहां जहां कमी है, मैं कभी भी ये नहीं कहूंगा कि 10 साल में दीदी ने बंगाल की सब समस्याओं को समाप्त कर दिया, ऐसा एकदम कदापि नहीं है। बहुत काम करना बाकी है, बहुत जिम्मेदारियां थी, 34 साल में बहुत कुछ खराब हुआ था, कोई जादू की छड़ी नहीं है कि हम उसको सबको ठीक कर दें। तो आगे आने वाले दिनों में जैसे जैसे इनकी समस्याएं दूर, देखिए जैसे क्या होता है, मैं आपको एक उदाहरण के रूप में, हमने 10वीं का क्वेश्चन पेपर दिया हिंदी में, तो 10वीं के बच्चों की प्रॉब्लम, बट 2 साल में वो 12वीं में पहुंच गए थे, फिर उनको 12वीं में समस्या आई, फिर हमने 12वीं का किया। तो हम भी टाइम टू टाइम कांस्टेंट काम है। ये कुछ विशेष पैकेज है हिंदी भाषियों के लिए? नहीं, विशेष तो ये है कि जो है पहले उसको तो ले लो, ये आपका हक है, क्योंकि ये 11 करोड़ बंगाल की जनता को दिया जा रहा है, इसमें ये आपका हक है, कम से कम ये तो ले लो। इससे आप वंचित क्यों रह जाते हो? आपके पास काम में आप व्यस्त हो, आप नहीं जा पा रहे हो, हम आपके पास आएंगे। और इसके अलावा अगर आपको और क्या चाहिए बताइए। जैसे अगर आपको हिंदी मीडियम स्कूल्स चाहिए, वो हम लोग वो करवाएंगे, हिंदी मीडियम कॉलेजेस चाहिए वो करवाएंगे आपको। अब मगर जब अस्पताल की बात आती है तो कोई अस्पताल में हिंदी नॉन हिंदी का सवाल बात नहीं होती। तो जहां जहां भाषा के कारण असुविधा है, आप हमको बताइए, हम उसको दूर करेंगे। तो भाषागत असुविधा को दूर करेंगे, विवेक जी का कहना है। बहुत अल्प समय बचा है, मैं विवेक जी एक चीज और पूछना चाहूंगा, इस बार इलेक्शन में मुख्य प्रतिद्वंदी कौन है आपका? देखिए, हमको तो दीदी का कोई प्रतिद्वंदी दिखता नहीं है, मगर लोग पत्रकार सब लोग सब तरह की बातें करते रहते, दीदी का कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। हाँ, पार्टी का आप पूछेंगे तो पार्टी टीएमसी की का प्रतिद्वंदी कांग्रेस भी है, भाजपा भी मुख्य है, प्रतिद्वंदी तीनों ही मुख्य। कोई भी चुनाव और कोई भी पार्टी को आप हल्के में नहीं ले सकते, जो लेगा वो बेवकूफ है। आज एक ट्वीट आया प्रशांत किशोर के द्वारा, जिन्हें अब उनके बारे में तो बताने की आवश्यकता नहीं है, वो आज के दिन में उनको सभी जानते हैं। उन्होंने एक ट्वीट किया है कि भाजपा दो अंकों की सीट लाने में भी उनको काफी संघर्ष करना पड़ेगा, अगर यह बात झूठ निकली तो मैं अपनी जगह छोड़ दूंगा। इसको आप कितना सही मानते हैं और कितना इस बात में दम मानते हैं? भाई, प्रशांत किशोर जी बहुत पढ़े लिखे सुलझे आदमी है, और कई स्टेट्स में चुनावी प्रक्रिया को लेकर तो उनकी भविष्यवाणी को सही माना जा सकता है। मुझे उनकी भविष्यवाणी में दम लगता है, मुझे लगता है उनकी भविष्यवाणी ठीक है। 2 अंक मतलब 10 में सिमट जाना। भाई 2 अंक, 10 के ऊपर 2 अंक शुरू होते हैं। देखिए, जनता जनार्दन है और जनता के ऊपर कोई भी नहीं है। जनता क्या फैसला लेगी ये जनता ही जानती है। हमारा काम है हम जनता के सामने हाथ जोड़ के अपनी बात रखना। हम लोगों ने तय किया है कि हम 10 साल के काम के बाद आपसे वोट मांग रहे हैं। और आपको थोड़ी देर पहले मैंने दीदी का रिपोर्ट कार्ड दिखा था, जो यहाँ पे हाँ, मेरे पास है।
तो एक वोट देकर अगर 5 साल 2400 घंटों काम करने वाली एक मुख्यमंत्री अगर आपको मिले तो मुझे लगता है ये सौदा महंगा नहीं है, ये सौदा सस्ता ही ये सही बात कर रहे हैं आप, ये सौदा महंगा नहीं है। मगर अगर मुद्दों की बात करें, आपने थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, मैंने सुना था कि उनके पास मुद्दा नहीं है, जो आपके विरोधी हैं उनके पास मुद्दा नहीं है, वह सिर्फ कहते हैं ममता हटाओ। मुद्दा है उनके पास तो बताइए। मैं तो हाँ, मगर आप लोग किस मुद्दे को लेकर चल रहे हैं? काम, जैसा हमने कहा कि भाई लोगों ने कहा, दीदी ने कर दिखाया। ग्रोथ, डेवलपमेंट, पीस, जो काम यहां 30-30, 34-34 सालों में नहीं हुआ, वो 10 साल में हम लोगों ने ताबड़तोड़ काम किया है और पैसे की अभाव में काम किया है। कई बार केंद्र सरकार से हम लोगों को सपोर्ट नहीं मिलता है। आज भी हमको जीएसटी का पैसा है, बाकी समय में दूसरे स्कीम्स में पैसा दिया जाना होता है। और जब कोई आज हमारे अम्फान आया, मतलब करोड़ों का नुकसान हुआ, वो लोग हजारों में बात कर रहे हैं। तो इसके बावजूद भी वो काम कर रही है। हमारे यहाँ का जो जीडीपी है वो 3 गुना हो गया 10 साल में। लोग यहाँ विश्वास कर रहे, काम कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल सबके लिए खुला है। आइए, काम करिए, अपना रोजी रोटी कमाइए, अपना जीवन यापन करिए, शांति से रहिए, सबसे मेल जोल बढ़ाइए, यहाँ की कला संस्कृति सब में हिस्सा लीजिए। अशांति करने के लिए मत आइए। अशांति करने के लिए मत आइए, ये बात आपने कही। और बंगाल की जनता भी ये चाहती है कि यहाँ शांति कायम रहे, क्योंकि बंगाल का एक संस्कृति है शांति की। ये एक शांति प्रिय जगह है और विवेक जी ने भी ये अपील की है कि यहाँ शांति से जो भी हो, चाहे चुनाव हो, चाहे जो भी कार्य करे, आप यहाँ शांति से करें। विवेक जी, एक चीज, आप क्योंकि मीडिया में हैं और इस वक्त हम भी एक मीडिया प्लेटफॉर्म पर ही एक इंटरव्यू कर रहे हैं, और आज जैसा प्रशांत किशोर के बारे में मैंने कहा आपको, उन्होंने एक लाइन उसमें ऐड की थी जो मैं कहना भूल गया था आपसे, कि यह मीडिया का, जो उनके सपोर्टिव मीडिया है भाजपा के, उनका फैलाया हुआ प्रोपेगेंडा है, उसके अलावा उनके पास सीटें नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि इस वक्त बंगाल में मीडिया की भूमिका क्या है? क्या उनको हम सही ढंग से तोले या फिर नकारात्मक ढंग से देखें? क्योंकि आप खुद मीडिया में हैं। देखिए, मीडिया वाले सारे मेरे भाई हैं, मेरे परिवार है। मैं एक लाइन में कहना चाहता हूं, और उसमें मुझे लगता है आपकी बात का तथ्य और अर्थ दोनों आपको मिल जाएगा। एक जमाना था जब संपादक तय करता था कि पाठक क्या पढ़ेगा, और आज के जो ये सोशल मीडिया, फेसबुक और डिजिटल युग में अब पाठक तय कर रहा है कि संपादक क्या लिखेगा। तो कहीं ना कहीं मीडिया वो लिखती है जो समाज में उसको दिखता है या समझ में आता है। आइडियली आदर्श रूपी में मीडिया में यही होना चाहिए था, मगर कुछ सालों में ऐसा हुआ है कि मीडिया आर्थिक रूप से इतनी त्रस्त थी, इतनी चैलेंज थी कि कुछ लोगों ने मीडिया का कंट्रोल करना शुरू कर दिया। और अब जो कंट्रोल कर लिया है तो वो मीडिया में वापस डिक्टेट करना चालू कर दिए हैं कि भैया आपको ये दिखाना है या ये लाइन पकड़ना है। तो इसका मतलब प्रभाव है मीडिया पर राजनीतिक दलों का, ये आप मान? राजनीतिक दलों का इनडायरेक्ट है, कॉर्पोरेट्स का डायरेक्टली है, जो उनको ओन करते हैं। और वो कॉर्पोरेट्स जो हैं उनको हम लोग नहीं कंट्रोल कर सकते, सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करती है उनको। तो कहीं ना कहीं जो प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं उसमें कुछ सच्चाई जरूर है। अब वापस संपादक जो है, जो उसके मालिक ने कहा है, वो उसके हिसाब से काम कर रहा है। रहा बात बीजेपी या प्रोपेगेंडे का, तो झूठ के पांव नहीं होते और बहुत ज्यादा दिन तक डंका, क्योंकि मैं किसी भाजपा नेता का, मैं सभी सम्मान्य नेता, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, उन्होंने कहा था कि देखो बिहार में हमने ये कर दिखाया। मैं टीवी डिबेट पे था उनके नेशनल स्पोक्स पर्सन के साथ में, तो बोला देखिए बिहार में हमने इतनी बड़ी जीत हासिल की, ये किया वो किया। तो हमने कहा कितनी बड़ी जीत हासिल की हो तो आपको भी मालूम है, आज भी आप में और विपक्ष में 2 या 3 सीटों का फर्क है। पर जब आप एक बिहार देखें तो संग आप एक दिल्ली का इलेक्शन भी जरूर याद कर लिया करिए, जहां 2/3 मेजोरिटी बनाते बनाते आपको 7 सीटें भी नहीं मिली थी, 10% सीट भी नहीं मिली थी, 2/3 तो बहुत दूर की बात। उसी तरह हरियाणा, जहां पर आप सरकार बनाने वाले थे, वहां पर आपको अपने ही दुश्मन के साथ हाथ मिला के सरकार बनाना पड़ा। तो ये चुनाव है, यहां पर जनता को कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। जनता बहुत समझदार है। मीडिया क्या बोलेगी, पॉलिटिशियन क्या बोलेगा, अल्टीमेटली जनता खुद सोच समझ के फैसला करेगी। चलते चलते
पहाड़ की बात पर आ जाते हैं। हिंदी भाषियों की बात जब आती है तो पहाड़ भी एक बड़ा रोल निभाता है अपना, और हर इलेक्शन में पहाड़ अपने आप में एक चट्टान बन के खड़ा रहता है हर प्रतिद्वंदी के लिए। तो पहाड़ में इस वक्त जो चल रहा है, जैसे वहां ऑलरेडी अनित थापा और विनय तमांग का एक गुट है, उसी बीच में विमल गुरुंग भी चले गए हैं और ये दोनों ही कह रहे हैं कि हमें तृणमूल को हमने समर्थन दिया है, तृणमूल के साथ हम इस बार इलेक्शन लड़ेंगे। तो इसमें क्या लगता है, कोई माने कंफ्यूजन की स्थिति नहीं है? खुशी की बात है ना, पहाड़ वापस एक हो रहा है, सब लोग साथ मिलकर काम कर रहे हैं, तो बटे हुए लग रहे हैं। ये इंडिविजुअली हो सकता है, इनकी विचारधाराओं में कहीं ना कहीं फर्क है, मगर जहां तक तृणमूल को समर्थन करने की बात है, दोनों एक होकर बात करें तो हमारे लिए तो बहुत खुशी की बात है। और मुझे लगता है, देखिए, एक परिवार में कई बर्तन होते तो टकराते भी, आवाज भी करते हैं। जैसे जैसे दरकार होगी, सिचुएशन बनेगा, बैठा के सबसे बातचीत की जाएगी, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। मगर अगर दोनों, मैं अभी तो मैं इसमें फायदा ही फायदा देख रहा हूँ, मैं तो उसमें खुशी देख रहा हूँ, नुकसान की चांस नहीं है। नहीं, अगर दोनों बोल रहे तृणमूल दो गुट अगर पैरेलल चल रहे हैं तो इसका मतलब मेरा पहाड़ से समर्थन पक्का है, मेरा पहाड़ चट्टान हो गया मेरा, तो मेरे लिए तो कहीं तीसरे को फायदा हो जाए इससे। जब वो मुझे समर्थन देंगे तो तीसरे को कैसे फायदा होगा? अगर दोनों ही मुझे समर्थन ना दे रहे होते तब तीसरे को फायदा हो रहा था, या तो दोनों मुझे समर्थन दे रहे हैं, तो मेरा तो फायदा ही फायदा है। और मुझे जहां तक विमल भाई का है, सीनियर नेता, बड़े नेता है, जनप्रिय नेता है, कुछ भी बोले उनके बारे में, उनकी लोकप्रियता है और उनके लोगों में एक अपील है, एक मास बी से वो है। वो बीजेपी को सपोर्ट कर रहे थे, वापस आए, कुछ तो उनको भी समझ में आया होगा, कुछ तो उनको भी दिखा होगा, कुछ तो उन्होंने भी महसूस किया होगा, जो उन्होंने बीजेपी का दामन छोड़ा और वापस तृणमूल का दामन छोड़ा। बाकी क्या उनको दिखा नहीं है, ये तो मैं आपको और आपके पाठकों नहीं, ये तो सही बात है। आपने, मेरा कहने का सारांश कुछ और था, मैं शायद आपको समझा नहीं पाया। मेरे कहने का मतलब यह था कि ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे के बारे में बयानबाजी कर रहे हैं, इसकी वजह से किसी तीसरे को बेनिफिट होता तो कहीं नजर नहीं आ रहा है। मैं दोनों ये कहेंगे कि तृणमूल को वोट दो तो तीसरे को तो बेनिफिट हो नहीं सकता। जहां तक लड़ाई की सवाल है, देखिए, दार्जिलिंग पहाड़ दोनों ग्रुप है। आज जब सुभाष गिसिंग जी थे तो उसी समय विमल गुरुंग उठ के ऊपर आए थे ना। तो ये तो देखिए राजनीति में होता रहता है, नेता पुराने भी होते हैं, बूढ़े भी होते हैं, मरते भी हैं, नए नेता पैदा भी होते हैं, दोनों में प्रतिद्वंदी भी होता है। विमल भाई भी अच्छे नेता है, विनय तमांग भी अच्छा नेता है, दोनों वो कर रहे हैं। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं सुबुद्धि आएगी और सब मिल बैठ के बात करेंगे और बातचीत से कोई रास्ता, कोई वर्किंग अरेंजमेंट कोई ऐसा निकलेगा कि सब गिले शिकवे दूर हो जाएंगे। बहुत अच्छी बात। और विवेक जी, अब हमारा लगभग समय समाप्त की तरफ है। मैं चाहूंगा कि आप खबर समय के दर्शकों को, जो कि आपको देख रहे हैं, उन्हें अगर आप हिंदी भाषी प्रकोष्ठ की ओर से कोई अपील करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। मेरी सिर्फ 2 अपील है हिंदी भाषाभाषी समाज को, कि एक, ये जितने भी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं इनका जरूर लाभ उठाएं, इनका पूरा फायदा उठाएं, इसमें एनरोल करें अपने परिवार को, अपने परिजनों को, अपने दोस्त को, मित्रों को, यारों को, सबको, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा उठा सके। दूसरा, घर के मुखिया से अगर हम अपनी बात खुले मन से न कर सके तो लानत है। इसीलिए यह प्रकोष्ठ है कि आपको जो भी शिकायत हो, तृणमूल से हो, पश्चिम बंगाल सरकार से हो, खुले मन से इस मंच पर आइए, बात करिए, हमें बताइए। कुछ समस्या हो सकता है हम सॉल्व कर पाए, कुछ समस्या हो सकता है हम नहीं सॉल्व कर पाए। जो नहीं सॉल्व कर पाएंगे उनके लिए जो भी है बैठेंगे, माथा लगाएंगे, या तो आपको कन्विंस करेंगे या हम आपसे कन्विंस हो जाएंगे। बट बातचीत का जरिया जारी रहना चाहिए, काम का जरिया जारी रहना चाहिए। काम करके ये पार्टी वोट मांग रही है और मुझे लगता है कि ये खरा सोना है 24 कैरेट का, जिसने जो ट्राइड एंड टेस्टेड है। 2 बार आपने इसको टेस्ट किया, दोनों बार एकदम 24 कैरेट खरा सोना की तरह उतरा है। इस बार भी करिए तो ये आपको इस बार डायमंड ही मिलेगा, आपको पीतल का पानी नहीं मिलेगा। तो विवेक जी का कहना है कि आपको डायमंड ही मिलेगा, पीतल का पानी नहीं मिलेगा। आपने इतनी देर विवेक जी की बातों को सुना, हमने इनसे जो प्रश्न किए वह भी आपने देखे। अब इन बातों पर आप कहां तक सहमत होते हैं या कहां तक अपनी सहमति व्यक्त कर पाते हैं, यह तो आपके ऊपर ही है। आप हमारे कार्यक्रमों को यूं ही देखते रहिए और शेयर कीजिए। देखते रहिए हर समय खबर समय। नमस्कार।